गरिमा प्रसाद, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त में बिहार बीजेपी दफ्तर से वहां से जहां पे बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। ये आरोप है सीधा सीधा बीजेपी का, और बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स है वो यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे बिहार की कहानी, असली कहानी बयां करती हुई। यानी एक तस्वीर ये कहानी बयां करती है कि आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर ये बताती है कि बीजेपी खामोश नहीं बैठने वाली है। यानी जो विश्वासघात, जो छलावा हुआ है उसका वो मुंहतोड़ जवाब भी देने वाली है। और सड़कों पे संग्राम एक बार फिर से देखने को मिलेगा। हाँ, सड़कों पे अब आरजेडी नहीं बल्कि आज की विपक्षी पार्टी बीजेपी होगी। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर बिहार से सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी के जितने सीनियर लीडर्स है, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, नित्यानंद राय हो, इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राकेश सिन्हा हो, भले ही राज्यसभा सांसद, लेकिन उनका ताल्लुक बिहार से है। तो ये सारे लीडर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो मंच पर एक सुर में नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। अभी तक बीजेपी को हमने सुना था, यानी बिहार बीजेपी को, कि वो हमेशा लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी को सवालों के घेरे में, लेकिन आज आरजेडी को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पब्लिक ने वोट दिया था उसका अपमान किया है, बीजेपी के अनुसार विश्वासघात किया है। हालांकि बीजेपी की जेडीयू की अपनी दलीलें हैं, नीतीश कुमार की अपनी दलीलें हैं। उन सब का कहना है कि जो आरसीपी प्रकरण हो रहा था उसके बाद हमारे पास विकल्प भी क्या बचता है। कल नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने आते हैं उन्होंने 2 टूक ये कह दिया कि हमने अपने लोगों से राय मशविरा करने के बाद ये फैसला लिया, यानी आरजेडी के साथ जाने का, और फिलहाल यही कदम उनके तरफ से उठाया भी जा रहा है। लेकिन बीजेपी बहुत हमलावर है, बीजेपी का रुख बहुत अग्रेसिव हो चुका है। और इस वक्त गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, वो गिरिराज सिंह जो अभी तक आरजेडी को लेकर हमलावर थे, वो गिरिराज सिंह पर्टिकुलर नीतीश कुमार को लेकर क्या स्टेटमेंट देते हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। गिरिराज जी, ये क्या हो गया? पिछली बार वो आरजेडी छोड़ के आपके साथ आए, इस बार आपको छोड़ के आरजेडी के साथ चले गए। आप लोग से बहुत नाराज हैं, उनके पार्टी के सांसद, खुद नीतीश कुमार भी और उनके विधायक भी। मुझे हंसी आती है जिस व्यक्ति को न नाराजगी से कोई मतलब नहीं है। इनके नाराज की परिभाषा समय समय पर बदलते हैं। ये लालू जी के साथ जब गए, वहां से निकले तो वहां भी नाराज की परिभाषा बदले। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जब कह दिया कि हम मुख्यमंत्री के मेरे उम्मीदवार ये हैं 20 के पहले, तो 43 और 74 आया तो भी इनको मुख्यमंत्री माना। तो लगातार इस बारे में चर्चा हो रही है कि आखिर अब मंत्रालय किसको कौन सा दिया जाएगा। क्या इसको लेकर पूरी बातचीत हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? लेकिन देखिए, न्यूज 18 इंडिया के सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि किसके कोटे में कौन सा मंत्रालय जाने वाला है। आपको दिखाते हैं जेडीयू और आरजेडी के बीच संभावित विभागों के बंटवारे की तस्वीरें। सबसे पहले आरजेडी कोटे के मंत्रालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आरजेडी के कोटे में कौन सा मंत्रालय जाने वाला है। जो जानकारी अब तक है कि पथ निर्माण विभाग जो है वो आरजेडी के कोटे में जाएगा। आगे बढ़ते हुए जो बात निकलकर सामने आ रही है कि वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग जो है वो भी आरजेडी के कोटे में जाएगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है गृह मंत्रालय के बाद, वो स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो आरजेडी के खाते में जाएगा। साथ ही आरजेडी के खाते में जो जाएगा वो है नगर विकास एवं आवास विभाग। यानी कि सब कुछ जो है कई बड़े मंत्रालय जो है वो आरजेडी के खाते में जाने वाले हैं। साथ ही आगे बढ़ते हुए पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग भी आरजेडी के खाते में जाएगा। आपदा प्रबंधन, कृषि, सहकारिता, गन्ना उद्योग भी आरजेडी के खाते में जाएगा। इतना ही नहीं, पंचायती राज जो है वो भी आरजेडी के खाते में जाएगा। तो ये तमाम वो आरजेडी के खाते हम आपको बता रहे थे कि आखिर किसके पास कौन सा मंत्रालय जाने वाला है। अब आपको बताते हैं जेडीयू के कोटे के बारे में कि आखिर जेडीयू कोटे की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो है सामान्य प्रशासन मंत्रिमंडल का। ये जो है फिलहाल जेडीयू के कोटे में जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही निगरानी मंत्रालय की बात करें, निर्वाचन और ऊर्जा मंत्रालय जो है वो जेडीयू के कोटे में जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं कि आखिर
किसके पास कौन सा मंत्रालय जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हुए बात करें तो जल संसाधन और शिक्षा मंत्रालय भी जो है वो जेडीयू के खाते में जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग जो है वो खुद नीतीश कुमार जो है वो अपने पास रखने वाले हैं। इतना ही नहीं, खाद्य मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी जाने वाला है जेडीयू के खाते में। और आखिर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है वो भी जेडीयू के खाते में ही जाएगा। तो विभागों का बंटवारा पहले ही तय हो चुका था, यानी कल इस्तीफा देने से पहले। और ऐसा भी नहीं है कि किसी विभाग को लेकर कोई पेच फंसे तो अभी से बात बिगड़ सकती है, इसकी दूर दूर तक कहीं भी कोई गुंजाइश है नहीं। यानी जो बीजेपी के पास अभी तक सब कुछ था वो आरजेडी को शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इस वक्त एक एक करके वो बयान भी हम आपको सुनवाते हैं जिसके बहुत मायने हैं। रविशंकर प्रसाद एक सुर में ये कहते हैं कि विश्वासघात हुआ है। क्यों कहा उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर, उनका लहजा और क्यों तल्ख हो चुका है, सख्त हो चुका है, बयान सुनिए पहले आप। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। यहाँ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनसे बातचीत करते हैं। रवि जी, इस तरह की उम्मीद थी, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि तैयारी 3 महीने से थी, तो आप लोग का अंदाजा फेल कर गया कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को? ये बहुत पीड़ादायक है, इसलिए तो विश्वासघात है। आप मुझे बताइए ना, क्या कर रहे थे ये? 20 साल का साथ था ना, चारा घोटाले से लड़ाई शुरू हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आज आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं नीतीश कुमार के लिए, आपने 17 में क्यों छोड़ा था? क्यों छोड़ा था आपने? क्योंकि तेजस्वी यादव रेलवे भर्ती घोटाले का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आज क्या हो गया? बोल रहे हैं कि विधायक और उनके सांसदों ने कहा कि एनडीए के साथ अब नहीं बने रहना है। आपकी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि पीएम बनना चाहते हैं वो। पहली बात यह है कि उनके सांसदों से पूछिए कि 19 में वो जीते थे मोदी जी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम पर, वो उनसे पूछिए आप। 20 में जीते थे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जो उन्होंने कैंपेन किया था कि उनके नाम पर। तो अब देखिए, ये सब तो बहाना है, शुद्ध विश्वासघात है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीतना 19 में, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतना 20 में, कम सीट आई फिर भी मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बावजूद ये करना तो प्रदेश की जनता का जवाब देगी। तो वैसे तो बिहार का हर चुनाव बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन ये बदले हुए समीकरण में वाकई और यकीनन जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, वो भी बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। क्योंकि बीजेपी ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। आज से मैं सीधे नीरज का रुख करती हूँ, मेरे सहयोगी इसी बीजेपी दफ्तर से है, जहाँ पे जितने भी पार्टी के सीनियर लीडर्स है वो एक साथ मंच पर है और सवालों के घेरे में नीतीश कुमार है। नीरज, इस वक्त जो 2024 को लेकर मैं कई सारे स्लोगन सुन रही हूँ कि 2024 में पटखनी देंगे, हम नीतीश कुमार को सबक सिखा देंगे। वाकई बीजेपी ने आज से कमर कस ली है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है कि अब बीजेपी को यहाँ पे चुनौतियां अलग तरीके से फेस करनी है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है, इल्म है कि अगर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और लेफ्ट और हम के पार्टियां एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को पस्त किया था, लेकिन तब जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। अकेले आप पस्त कर सकते, लेकिन जब ये पार्टियां महागठबंधन की एक साथ होती हैं तो आपको हराना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश मुख्यालय में, इसके बाद जिला मुख्यालयों में और फिर मंडल मुख्यालयों में धरना देगी। नीतीश के खिलाफ हल्ला बोला है। तेजस्वी के आक्रामक बयानों की याद दिला रहे नीतीश कुमार को तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ प्रदेश मुख्यालय में तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, इसके अलावा और दूसरे बड़े नेता मंगल पांडे, गिरिराज सिंह, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार को पलटू कुमार, विश्वासघाती कुमार, वक्त के साथ बदलने वाले का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर बदलनी थी सत्ता की बिहार में, वो बदल चुकी है। और सबसे खास बात जी
ठीक है, मैं नीरज आपके पास आती हूँ। जिन दिनों नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर हुआ करते थे, उन्होंने एक नारा तैयार किया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। वो नारा 2020 में यूं कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित हुआ। नीतीश कुमार को बहुत फायदा पहुंचा, हालांकि फायदा बीजेपी के वजह से भी पहुंचा क्योंकि दोनों साथ में चुनाव लड़े थे। अब आज की तारीख में यानी 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है, तो एक स्लोगन फिर से सबके सामने है और पटना की सड़कों पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो पोस्टर, जिसमें लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं। क्या वाकई नीतीश सबके हैं? ये किसको मैसेज देने की तैयारी है और नीतीश कुमार का ये पोस्टर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? ये तमाम जो बड़ी बातें हैं, जो सियासी दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, एक रिपोर्ट देखें फिर जाने और समझें कि इस पोस्टर के मायने क्या है। सियासत में संकेतों और तस्वीरों की बड़ी अहमियत होती है। बिहार के मौजूदा सियासी समीकरणों के बीच से निकली इस तस्वीर को देखिए। इस बड़े से पोस्टर में लिखा है नीतीश सबके हैं। इस पोस्टर के वैसे तो कई मतलब निकलते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये पोस्टर 2024 की सियासत के साफ संकेत दे रहा है। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार, 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से सीधी टक्कर, 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपीए का चेहरा। एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग, एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए, सब लोगों ने एक साथ मिलने लगे और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। यानी नीतीश कुमार की वो पुरानी कसक जिसकी चर्चा भले ही खुद नीतीश कुमार न करते हों, लेकिन गाए बगाए उनके नेता जरूर करते आए हैं। 2015 में महागठबंधन की जीत के बाद भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया था और अब एक बार फिर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट अपने आप में सारी कहानी कहता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश, आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी तो हमारे हैं ही लीडर जी, वो तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है ही, इसमें तो कुछ बात करना नहीं है। कौन बोलने से क्या होता है, वो है। लेकिन नीतीश कुमार जी भी एक चेहरा है बिहार में। अगर ये साथ आए हैं तो निश्चित हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ है। नीतीश कुमार के इस दाव ने मोदी विरोधियों को चेहरा चमकाने का मौका दे दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नीतीश कुमार को फोन कर बधाई दे चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। यानी 2024 की सियासत के साफ संकेत 2022 में दिखाई देने लगे। हैरानी इस बात की भी है कि कल तक नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसने वाले तेजस्वी यादव की नजर में अचानक ही सब कुछ अच्छा हो गया। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने जब उनसे नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सवाल किया गया। और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार ने? हम लोगों की बात चलेगी। अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए। 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। बिहार की सियासत में हाशिए पर पड़े चेहरे नीतीश कुमार के पैतरा बदलने के बाद अब मुख्य धारा में आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार के पीएम वाले ड्रीम प्रोजेक्ट पर निशाना साध रही है। पार्टी का दावा है कि भले ही नीतीश कुमार ने बिहार के सियासी समीकरणों को बदल दिया है, लेकिन 2024 की तस्वीर के एक ही नायक है और वो है नरेंद्र मोदी। उनके महत्वाकांक्षा सब पर भारी है, प्रधानमंत्री बनना। क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? यहाँ तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। अब उम्मीदवार हो सकते हैं तो आरजेडी के साथ मिल करके। और राजद, कांग्रेस, जनता दल को गलतफहमी है कि हम तीनों मिल जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। वो भूल रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014-2019 से भी कई गुना ज़्यादा है।
कि कितनी भी ताकत लगा लें, 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से और हम बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम बिहार में लौट कर आएंगे। आज नोट कर लीजिए, ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, उसके पहले ये सरकार गिर जाएगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए इस तरह का दांव खेला। बिहार के सियासी इतिहास में कई बार उनके यू टर्न की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन सवाल यही है, जिस नाराजगी और गुस्से का हवाला देकर उन्होंने बीजेपी से किनारा करके महागठबंधन का दामन थामा है, तो अब इस नई राजनीतिक निष्ठा को वो कब तक निभा पाएंगे। सवाल तो ये भी है कि इस वायरल पोस्टर से जो संदेश और लक्ष्य दिखाई दे रहा है, क्या वो पीएम मोदी के आगे पूरा हो पाएगा। तो बिहार में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच कुल 164 विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपी गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस 164 में किन किन पार्टियों के कितने विधायक हैं। तो देखिए, महागठबंधन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। महागठबंधन में जेडीयू के 45 हैं, साथ ही आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के 79 हैं, क्योंकि जिस मैंडेट के साथ जीती थी आरजेडी उसी के सभी विधायक जो हैं फिलहाल इस महागठबंधन में मौजूद है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 19 विधायक मौजूद है, साथ ही लेफ्ट के 16, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 और निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर ओवरऑल की बात करें तो कुल विधायक हुए 164, जबकि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए मात्र 122 का आंकड़ा चाहिए, जबकि महागठबंधन के पास बहुमत से 42 विधायक ज्यादा है। तो ये आपने देखा कि आखिर किसके पास कितने विधायक हैं, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। तमाम बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, सुशील मोदी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। तो बड़े बड़े नेता जो है आज वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से महागठबंधन हुआ है उसको लेकर ये प्रदर्शन अब किया जा रहा है।